दुनिया धर्म धर्म में, देश देश में कौन सही है और कौन गलत है उसमें बच चुकी है। लेट्स टुडे डिस्कस कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ये हमास का इजराइल के ऊपर अटैक क्यों हुआ है, ये सारी चीजें आज डिस्कस कर लेते हैं। सो टुडे लेट्स डिस्कस एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिगार्डिंग इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ द डेट ऑफ 7 अक्टूबर 2023। हमारी कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को आप सब ने ये न्यूज सुनी होगी कि इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है, हमास ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर। ये सारी चीजें आपके कानों में गूंज रही होंगी। 7 अक्टूबर को यह हुआ था वायलेंस, मास एक्सोडस, आपको इन इमेजेस से दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली में 7 अक्टूबर को तोरा नाम का ये रिलीजियस डे था सारे यहूदी या फिर ज्यू लोगों के लिए। 7 अक्टूबर को वो अपना रिलीजियस बुक रीड करते हैं और उसी दिन हमास, जो कि गाजा स्ट्रिप इजराइल के बाजू में ही एक छोटा सा रीजन है, वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के लीडर ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म ये डिक्लेयर कर दिया। इससे क्या हुआ, मास एक्सोडस हुआ, वायलेंस हुआ, हमास ने अटैक कर दिया इजराइल के जो भी गाजा और इजराइल के बॉर्डर के विलेजेस है उनके ऊपर। और फिर 5000 ऑलमोस्ट या 5000 से ज्यादा मिसाइल्स यहां पर लॉन्च की गई इजराइल के रीजन में। साथ ही साथ अभी 3-4 दिनों में इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। ऑलमोस्ट 1500 से ज्यादा मौतें हो चुकी है एंड एट स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर हो चुका है। अब हम ये जानते हैं कि टोटल ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म ने टोटल फिर से मिडिल ईस्ट में जो भी जियोपॉलिटिकल होता है सिनेरियो या फिर टेररिज्म होता है उसको फिर से यहां पर आग लग चुकी है। ओवरऑल अगर हम बात करें 7 अक्टूबर को हुआ क्या, तो सिंपल सी बात है, इजराइल के बाजू में जो गाजा स्ट्रिप है या गाजा पट्टी है, वहां से जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट्स और इवन सिविलियंस जो थे, उन्होंने यहां पर जो भी बैरिकेड्स है उनको तोड़ के यहां पर इजराइल के अंदर अटैक कर लिया या फिर इंस्कर्शन कर दिया। अंदर जाकर यहां पर इन्होंने ऑलमोस्ट एक दिन में 1-2 विलेजेस से लेके ऑलमोस्ट 10 से 15 विलेजेस को कैप्चर कर लिया। यहां पर वायलेंस किया, बॉम्बिंग की, देन बुलेट फायर्स, अटैक, दे टुक द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, दैट इज यहां पर जितने भी इजरायली सिविलियंस थे, फॉरेनियर्स थे, उनको कैप्चर करके फिर से गाजा ले गए। एंड दिस लेड इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट वायलेंटिक सिचुएशन जो कि इजराइल और पैलेस्टीन में 20 से 30 साल में ऑलमोस्ट होते ही जा रही है। जब हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर पता नहीं है कि इजराइल कहां है, पैलेस्टीन कहां है, तो इंडिया यहां पर है, ये आपका मिडिल ईस्ट हो गया। और यहां पर जो यूरोप के मेडिटेरियन जो हमारा सी है, वहां पर आप देख सकते हो यहां पर है पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन और इजराइल यहां पर आप देख सकते हो। इन टोटल दिस इज द कंट्री। जो व्हाइट सेक्शन है उसमें इजराइल है। इजराइल में जितने भी मेजॉरिटेरियन लोग हैं वो जूज है। इसी सेक्शन जो इजराइल कंट्री है वहां पर 2 लैंड स्ट्रिप्स है जो खुद को जूज नहीं मानते हैं एंड नीदर वो खुद को इजरायली मानते हैं। वेस्ट बैंक यहां पर खुद को, यहां पर वेस्ट बैंक में जो भी है यहां पर पैलेस्टीन ये रीजन है और यहां पर जितने भी लोग हैं दीज आर इस्लामिक। और गाजा यहां पर जो है वहां पर है आपका हमास, जिसने यहां पर अटैक किया था इजराइल के ऊपर। ओवरऑल ये जस्ट ब्रीफ जानने के बाद अब हम ये सोचेंगे कि एक्चुअली में ये जो मास एक्सोडस हुआ, ये जो यहां पर जितना भी अटैक हुआ 4-5 दिन से जो हम सुन रहे हैं कि हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, और इजराइल पैलेस्टीन इशू क्या है वो अगर हम जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये 100 साल पुराना इशू नहीं है। इट इज नॉट जस्ट 100 years old, दिस इज 1000 years old। 1000 साल पुराना ये एक बहुत बड़ा इशू है। और बस 100 साल का डिस्कस नहीं करेंगे, आज डिस्कस करेंगे 1000 साल पुराना इशू। ओवरऑल अगर हम बात करें, लेट्स जंप डीप इनटू 1447 BC। तो 1000 BC में अगर हम चले जाए तो ओवरऑल हम देखेंगे कि टोटल जो इजराइल का रीजन है, जो टोटल मिडिल ईस्टर्न रीजन है, वहां पर रूल करते थे किंग सोलोमन। किंग सोलोमन का जो किंगडम था उसका नाम था किंगडम ऑफ इजराइल। और यहां पर सारे यहूदी, सारे ज्यूज रहते थे। जब ज्यूज सारे रहते थे तो किंग सोलोमन ने ज्यूज लोगों के लिए एक टेंपल बनाया जिसका नाम था टेंपल माउंट। लेकिन जैसे ही किंग सोलोमन साल बीतते गए, किंग सोलोमन के बाद बेबीलोनियन जो किंगडम था उनका धर्म कुछ अलग था, उन्होंने अटैक कर दिया आपके किंग सोलोमन के किंगडम के ऊपर और जो पहला टेंपल बिल्ड किया था उसको पूरा तहस नहस करके उसको तोड़ दिया। बेबीलोनियन ने जब पहले टेंपल को तोड़ दिया तो पर्शियन वहां पर आए और पर्शियन ने फिर से, एज बहुत सारे पर्शियन यहूदी थे, जूस थे और सपोर्ट भी करते थे, उन्होंने सेकंड टेंपल उसी जगह पर जितना टूट गया था वहां पर बना दिया। पर्शियन लोगों ने टेंपल बनाने के बाद फिर से रोमन लोगों ने सेकंड टेंपल के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि रोमन एक बड़ा एम्पायर था और वो पॉलिटिकली एक्सपांड होना चाहता था, इसलिए उन्होंने अटैक करके सेकंड टेंपल को भी तोड़ दिया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पूरे यूरोप में जब रोमन्स का दबदबा था तो ज्यूज का एक्सोडस हो गया। मतलब ज्यूज को वो जो उनका रीजन था इजराइल वाला, उधर से हकेला गया, यहां वहां वो पूरे यूरोप में यहां वहां आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पर भाग गए। देन वी सी कि एक छोटा सा जो ग्रुप था जूस का, जो जेरूसलम में ही रहता था, जेरूसलम इन द सेंस जेरूसलम कैपिटल है इजराइल का, एक मेन पॉइंट है। तो वो जो इजराइल में एक छोटा सा तबका रहता था जूस का, उनकी फैमिली में बर्थ हुआ जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट की स्टोरी सेम हमारे गौतम बुद्ध जैसी है। वो उन्होंने बर्थ तो लिया था जेरूसलम फैमिली में, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने अपने टीचिंग्स, अपनी प्रीचिंग्स कुछ दुनिया से हट कर दी, धर्म से हट कर दी, और जो लोग
जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने लगे उनको क्रिश्चियंस बोलने गए, और जो भी जीसस क्राइस्ट सिखा रहे उनको एक नया धर्म, उसको एक नया धर्म कहा गया, दैट इज क्रिश्चियनिटी। सेम जैसे हमारे जो गौतम बुद्ध थे वो बॉर्न तो हुए थे हिंदू फैमिली में, लेकिन उन्होंने कौन सा धर्म स्टार्ट किया? बुद्धिज्म। सिमिलरली जीसस क्राइस्ट भी तो जो थे वो ही टुक बर्थ इन अ जू फैमिली, बट देन ही स्टार्टेड क्रिश्चियन रिलीजन। अब जितने भी जू रिलीजियस लोग थे उनको आ गया गुस्सा, उनको गुस्सा आ गया एंड दे चोज अ वायलेंटिक पाथ। जितने भी जू राजा थे उनको गुस्सा आ गया कि कैसे एक इंसान जो हमारे ही धर्म में है वो एक दूसरा धर्म चला रहा है या फिर शुरू कर रहा है। इसीलिए यहां पर हम देखते हैं क्या हुआ, जो क्रॉस क्रिश्चियनिटी में होता है, जो जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे लटका दिया गया और उनकी यहां पर बलि चढ़ा दी गई। ये किसने किया? जू लोगों ने किया। जब जू लोगों ने ये किया तो पूरे यूरोप में आग लग गई, लोगों के जो भावना थे उनको ठेस लग गई, एंड देन एवरीबॉडी स्टार्टेड लुकिंग जू फ्रॉम द नेगेटिव पॉइंट। तो जितने भी लोग थे उन्होंने जूस के ऊपर अटैक किया ये होने के बाद, एंड देन थोड़ी सी हिस्ट्री बदल गई। तो फिर ये जो स्टोरी हम थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ईयर 306 में। 306 में क्या हुआ? कॉन्स्टेंटीन नाम के एक फेमस राजा थे यूरोप के। यूरोप में ऑलरेडी हम देखें तो जो ओवरऑल क्रिश्चियनिटी थी उसको सपोर्ट मिल रहा था, और यहूदी जो ज्यूस थे उनके ऊपर अटैक किए जा रहे थे और लोगों को यहां वहां से भगाया जा रहा था। कॉन्स्टेंटीन जो राजा थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की, और फिर यूरोप में लिटरली जो ज्यूस थे उनको पकड़ पकड़ के मारा गया। देन जो ज्यूस थे वो यहां वहां भागने लगे, और ऑलमोस्ट फिर जितने भी यूरोप के ज्यूस थे उन्होंने ये सोचा कि हम फिर से इजराइल चले जाते हैं जहां पर हम पहले से रहते थे। तब से लेकर आज तक हर एक दुनिया में जितने भी जू है वो ये सोचता है कि मैं इजराइल ही जाऊंगा सेटल होने के लिए। जो क्रिश्चियन राजा थे कॉन्स्टेंटीन, उन्होंने जीसस क्राइस्ट की याद में एक टेंपल बिल्ड किया, ठीक है, टेंपल ऑफ स्पेक्टेकल, वो बिल्ड किया कहां पर? एग्जैक्टली जेरूसलम में ही। तो जेरूसलम में अगर आप देखते हो ये टेंपल माउंट यहां पर है, और ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर ही जीसस क्राइस्ट के नाम के ऊपर यहां पर क्रिश्चियन टेंपल, दैट इज टेंपल ऑफ स्पेक्टेकल, वो यहां पर बिल्ड किया गया। फिर हम जब बात करें तो अब एक सिंपल सी चीज है, क्रिश्चियन लोग जूस लोगों को पसंद नहीं करते थे, क्रिश्चियन लोग ज्यूज के ऊपर हर हमेशा अटैक कर रहे थे, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम तब इस्लाम या फिर अरब जो लोग थे जो इस्लाम धर्म को मानते थे वो भी यहां पर इंक्रीज हो चुके थे पूरे यूरोपियन रीजन में। तो जो भी इस्लाम धर्म वाले रूलर्स थे उन्होंने जूस को सपोर्ट किया क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट। दैट इज व्हाई यहां पर जो हमारा टेंपल था, ओके, टेंपल जूस का जो टेंपल था, ओके, जूस का जो टेंपल था टेंपल माउंट, उसके बाजू में ही डोम ऑफ रॉक एंड अल अक्सा मॉस्क, जो कि इस्लामिक रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, वो यही बन गए, इसी रीजन में बन गए। और इसीलिए आप देख सकते हो जेरूसलम में ऑलमोस्ट 3 धर्म के इंपॉर्टेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पास ही, ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर में ही पास ही एक ही जगह पर है, और इसीलिए जेरूसलम पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे इजराइल, पैलेस्टीन, हमास, इन सबका क्या रिलेशन है ये आपको जल्द ही पता लग जाएगा, मैं बताता हूं। अब सिंपल सी बात है, यहां पर एक पूरे जेरूसलम में वेस्टर्न वॉल है, अल अक्सा मॉस्क इस्लामिक लोगों के लिए, टेंपल ऑफ माउंट ज्यू लोगों के लिए, डोम ऑफ रॉक अगेन इस्लामिक लोगों के लिए, और अगर हम टोटल बात करें तो इस पूरे सेक्शन को हरम अल शरीफ भी कहा जाता है। ओके, ये 37 एकड़ का एरिया जो है जेरूसलम, ये दुनिया का सबसे बड़ा पावन या फिर पवित्र क्षेत्र ऐसा कहा जाता है। व्हाई इट इज सो रिलीजियस? सिंपल, जो आपका ये 4 सेक्शन है जेरूसलम के, वो 4 धर्मों को डिनोट करते हैं। फर्स्ट इज द चर्च ऑफ होली सेप्चुअल, दैट इज फॉर क्रिश्चियंस। देन इज डोम ऑफ रॉक जो कि इस्लामिक लोगों के लिए, और साथ ही साथ में हरम अल शरीफ, फिर अल अक्सा मॉस्क अगेन इस्लामिक लोगों के लिए, टेंपल माउंट जो हमने बात की जू लोगों के लिए, और सेंट जेम्स चर्च वो भी एक रिलीजन के लिए। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अर्मेनियन धर्म, क्रिश्चियन, मुस्लिम और ज्यू, ये चारों धर्म के लोग एक ही रीजन में, यहां पर उनके लिए जेरूसलम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा और, हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जब जेरूसलम इजराइल में, अब हमें ऑलरेडी पता है कि इजराइल में जेरूसलम है, और जेरूसलम इतना डाइवर्स है कि यहां पर 4 धर्म के लोग एक साथ यहां पर रह भी रहे हैं और आ भी रहे हैं इन अपने मंदिरों में पूजा करने के लिए, या फिर यहां पर एक बार तो विजिट करने के लिए। थोड़ा आगे जाने के बाद ऑलमोस्ट 1900 में हमने ये देखा कि ओटोमन अंपायर पूरे रीजन के ऊपर रूल कर रहा था, जो कि सेंट्रल एशियन या फिर मेडिटेरियन रीजन है। ओके, यहां पर ही वो इजराइल में भी रूल कर रहे थे। ओटोमन अंपायर आपको पता ही होगा, टोटली इस्लामिक, ठीक है। सो 1891 में हमने ये देखा कि इस्लामिक किंग है या फिर इस्लामिक किंगडम है ये ओटोमन एम्पायर, लेकिन इजराइल में आप देख सकते हो इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है और जूइज्म भी है। इसीलिए क्या हुआ, जो इजराइल में जितने भी लोग रह रहे थे, जो कि जू थे, जो कि इस्लामिक थे, और साथ ही साथ में जो क्रिश्चियन थे, हर किसी को यह लगने लगा, एवरीबॉडी फेल्ट दैट apart from having different religions we should have different countries also which support our religion। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक धर्म के लोगों को यह लगने लगा कि हमें एक सेपरेट राष्ट्र चाहिए जो कि ऑटोमन एम्पायर नहीं है। इवन जो यहां पर इजराइल में पैलेस्टीन लोग रह रहे थे, ऑटोमन भी इस्लामिक है, पैलेस्टीन भी इस्लामिक है, लेकिन फिर भी उनको ऑटोमन एम्पायर के साथ नहीं रहना था, क्योंकि वो अपने इतिहास से जुड़ना चाहते थे और वो खुद को एक नया इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करना चाहते थे। जूज खुद के एक इजराइल रीजन को अपना एक यहूदी राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहते थे, और इस तरह से इजराइल और पैलेस्टाइन इसकी डिमांड यहां पर
एक्चुअली में 1891 से ही यहां पर सीड बोई जाती है, या फिर जो बीज बोया जाता है वो 1891 में, क्योंकि यहां पर जो जू धर्म वाले लोग थे वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए एक नया राष्ट्र, और सिमिलरली जो इस्लामिक धर्म वाले लोग हैं वो कह रहे हैं हमें चाहिए नया राष्ट्र। इजराइल की डिमांड और पैलेस्टीन की डिमांड, यहां से शुरू होता है सब। फिर हम बात करते हैं कि ये जो डिमांड थी इससे क्या हुआ, सिंपल, जो अलग अलग धर्म के लोग थे उन्होंने सेपरेट एक कंट्री के लिए डिमांड की और उसके लिए एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। दुनिया के जितने भी जू थे वो आए एक अम्ब्रेला के अंडर, विच मूवमेंट वाज कॉल्ड एज जायनिस्ट मूवमेंट। तो जायनिस्ट या फिर जायोनिज्म इज नथिंग बट, सिंपल सी बात है, एक देश में एक धर्म के लोग होना। सो जायनिज्म में फिर इजरायली लोग जो भी थे, जू धर्म के लोग जो भी थे, दे स्टार्टेड सेइंग कि हमें एक ऐसे देश में नहीं जाना है जहां पर जू लोग होंगे, रादर हमें एक ऐसा देश बनाना है जो पूरा का पूरा जू लोगों का हो। और यहां पर जायनिज्म ने एक नींव रख दी, एक इट केप्ट अ ब्रिक, अ टोटल फाउंडेशन of that establishment of Israel. We should establish a Israel country which will be completely of Jew people. Similarly, पैलेस्टीन के लोगों में जितने भी इस्लामिक लोग थे उनको भी ऐसा लग रहा था that we should have a country in the Israel region that is totally of Islamic people, which we will declare it as a Palestine country. Overall Jew population अगर हम देखें from 1800 till 1900, total population of Jew in Israel kept on growing. जितने भी यूरोप में फैले हुए जूस थे वो इजराइल आते गए। ओके, ओवरऑल फिर क्या होता है, स्टोरी बढ़ती है हमारे वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ। वर्ल्ड वॉर 1 में आपको पता है दुनिया बढ़ चुकी है ब्रिटेन के साथ और यहां पर दूसरे जर्मनी वगैरह के साथ। ओके, जब ब्रिटिश, आपको पता ही होगा कि कैसे स्मार्ट है, तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जो भी इजराइल में जू लोग थे, ब्रिटिश प्रॉमिस द इजरायली पीपल, प्रॉमिस द जू पीपल दैट if you support us in the World War I, then we promise you that we will give you a separate country for Jew people. And that was called as Balfour Declaration, in which the British gave promise to the Jews that we will promise you a separate country. जब सेपरेट कंट्री की बात होती है तो ब्रिटिश इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने अरब्स के साथ भी सिमिलरली ऐसा एक एग्रीमेंट किया था जिसको बोलते हैं मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस, कि अगर आपने अरब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं आपको ये इजराइल वाला रीजन दे दूंगा। सिमिलरली बैल्फोर डिक्लेरेशन इजराइल के साथ, एंड ब्रिटेन और फ्रांस ने एक अलग से डिक्लेरेशन किया था वर्ल्ड वॉर 1 में, जब फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ दिया और आउटकम क्या हुआ, जर्मनी को सपोर्ट था ओटोमन एम्पायर का, इस्लामिक स्टेट का, जो जूस थे वो ब्रिटेन को और यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ब्रिटेन जीत गया। जब ब्रिटेन जीत गया, ओके, देन अब ब्रिटेन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई दैट ब्रिटेन शुड बी गिविंग द इजराइल कंट्री टू द जूस, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस ऑफ बेल्फोर डिक्लेरेशन, एंड ऑल्सो एज फ्रांस एंड ब्रिटेन हैड मेड स्काइस-पिकोट एग्रीमेंट, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, टोटल जो ऑटोमन एम्पायर था जिसके ऊपर अब ब्रिटिश और फ्रांस रूल कर रहे थे, उस एम्पायर को उन्होंने टोटली आपस में बांट दिया। तो ऊपर वाला सेक्शन फ्रांस ने ले लिया, नीचे वाला सेक्शन ब्रिटेन ने ले लिया। देन इन टोटल अगर हम बात करें, ब्रिटेन एक्चुअली डिक्लेयर्ड दिस पर्टिकुलर रीजन एज इजराइल पैलेस्टीन, एंड देन पैलेस्टीन इफ यू सी इट्स एग्जिस्टेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 1919 टू 19 टिल नाउ। ओके, और फिर हमने ये देखा कि पैलेस्टीन हर हमेशा दैट इट वांट्स टू बिकम अ कंट्री, रिकॉग्निशन ऑलवेज, ये हर हमेशा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वगैरह पूछते रहता है। ओवरऑल अगर हम बात करें, जब ये सारी चीजें वर्ल्ड वॉर के 1 में हो रही थी तो पूरे ईस्टर्न यूरोप और पूरे रीजन्स में, पोलैंड, फ्रांस, जितने भी जूस थे सारे के सारे पैलेस्टीन में यूके दैट इज ब्रिटेन की मदद से आ रहे थे। कॉन्स्टेंटली दे वर कमिंग इन दी पैलेस्टीन। फिर हम जब बात करते हैं ओवरऑल इमिग्रेशन की, तो आप देख सकते हो फ्रॉम 1920 टू 1945 कितने जूस पूरे यूरोप से इजराइल में आ गए। फिर आती है बात राइज ऑफ हिटलर। हिटलर तो पहले ही जूस को हेट करता था, नॉट जस्ट बिकॉज फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बट मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एंड पर्सनल टेक ऑन दी इथनिसिटी। इथनिसिटी के एंगल की वजह से अगेन जितने भी जूस थे वो यूरोप से भाग के फिर से यहां पर जितने भी इजराइल में है वो जा रहे थे। हिटलर के खौफ से भी वो भाग रहे थे इजराइल में। देन व्हाट हैपेंड, हॉलोकॉस्ट, जहां पर हम जानते हैं सारे लोगों को इजराइल में सारे जितने भी यूरोप में जूस तो उनका कत्लेआम हुआ। देन व्हाट वी सॉ वाज कि इजराइल में जूस क्यों इतने भाग रहे थे, क्योंकि पूरे यूरोप में जूस को एज अ सेकेंडरी सिटीजन ट्रीट किया जा रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूरमबर्ग्स लॉ, जैसे कि जूस को कहीं पर भी जगह नहीं दी जाएगी, दे कैन नॉट मैरी, दे कैन नॉट डू दीज थिंग्स, ओके, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल पोस्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव टू लिव एज अ सेकेंडरी सिटीजन। ये सारी चीजें यूरोप में चल रही थी। यही डर की वजह से सारे जूस यूरोप से भाग गए और यूके की मदद से वो चले गए इजराइल में। फिर स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में हमने ये देखा कि ऑफ कोर्स हिटलर ने सुसाइड कमिट कर लिया, नाजी गेव अप, एंड देन ब्रिटेन एक्चुअली वोन द वॉर। ओवरऑल ब्रिटिश ने जब ब्रिटिश एक्चुअली व्हेन दे विन द वॉर, राइट, सो ब्रिटिश, फ्रांस, व्हाटएवर द वर्ल्ड वॉर 2 विनर्स वर देयर, उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अब ये जो इजराइल और पैलेस्टीन में जो लोग हैं, वहां पर इजराइल में जितने भी जू थे, दे वेर आस्किंग फॉर अ कंप्लीट कंट्री। हमको ये पूरा देश चाहिए, ये पूरी इजराइल की जमीन बस जू लोगों की है। सिमिलरली पैलेस्टीन भी ये कह रहा था कि ये पूरी जो जमीन है ये बस हमारे
इस्लामिक और वो भी पैलेस्टीन के लोगों की है। तो ये बात जब चल रही तो यूएन ने इंटरवीन किया, क्योंकि यूएन तब एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना था पीस के लिए। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ये फिर डिक्लेयर हुआ कि यूएन ने प्रपोज किया कि ये जो नीला रीजन है वो जूइश स्टेट है जिसको इजराइल कहेंगे, ग्रीन स्टेट है उसको हम अरब स्टेट कहेंगे जिसका नाम पैलेस्टीन देंगे। जेरूसलम जो होगा वहां पर जैसे कि 4 धर्म इन्वॉल्व है उसका पूरा कंट्रोल यूएन लेगा, यूनाइटेड नेशंस लेगा। ब्रिटिश ने क्या कहा कि तुम्हें तुम्हारा स्टेट मिल जाएगा जू लोगों को, तुम्हें तुम्हारा भी स्टेट मिल जाएगा अरब लोगों को, इजराइल और पैलेस्टीन, और हम तो यहां से भाग रहे हैं, अब हमें मत कुछ पूछना। दिस इज व्हाट ब्रिटिश सेड। देन व्हाट हैपेंड, यूएन प्रपोज्ड, ओके, यूएन ने प्रपोजल क्या भेजा, सिंपल, कि इजराइल और पैलेस्टीन यहां पर उन्होंने कोई बॉर्डर नहीं की बट रादर सीज फायर की, एंड दैट सीज फायर लाइन इट्स कॉल्ड एज ग्रीन लाइन व्हिच सेपरेट्स इजराइल फ्रॉम पैलेस्टीन। अब ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये बस एक सीज फायर है, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, अरब कंट्रीज जितने भी थे उन्होंने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया और उनको गुस्सा आ गया, दे गॉट एंग्री। उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। जब उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया, दिस फर्स्ट वॉर बिटवीन अरब्स एंड इजराइली इट्स कॉल्ड एज 1948-1949 फर्स्ट इजराइली अरब वॉर। इस वॉर में क्या हमने देखा, इजिप्ट, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, लेबनान ऐसे देशों ने पैलेस्टाइन के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक किया। सब लोगों को यह लगा कि इजराइल तो हार जाएगा, बट सीन कुछ अलग हुआ। इजराइल ने सारे जितने भी देश थे अरेबिक उन सबको हरा दिया। उन सबको हराने के बाद इनिशियली जब यूएन में यह डिक्लेयर हुआ था कि भाई ये मैप होगा, ज्यूइश स्टेट जो है वो एकदम छोटे है और जो पैलेस्टीनी स्टेट है वो ग्रीन कलर के है, वो ज्यादा है। पर इस इजरायली अरब वॉर की वजह से इजराइल ने जब अरब सारे कंट्रीज को हराया तो वॉर का आउटकम यह है कि इजराइल ने पूरा जितना मैक्सिमम रीजन था वो खुद ले लिया और पैलेस्टीन को एक छोटे 2 टुकड़ों में यहां पर ढकेल दिया। एक था वेस्ट बैंक और दूसरा था गाजा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम ये जब ग्रीन लाइन बन गई, जब वेस्ट बैंक बन गया, गाजा बन गया, फिर भी जो इजरायली लोग थे, Jews were there, they were pushing into the West Bank and they were again increasing their settlements in the West Bank as well as Gaza region. वो वहां पर भी जाके रह रहे थे। That is just because of expansion. वो एक्सपांड करना चाहते थे। तो पैलेस्टीनियन एक्सोडस यहां पर स्टार्ट हुआ। पैलेस्टीनी लोग जो वेस्ट बैंक और गाजा में भी रह रहे, वो वहां से भी भागने लगे। ओवरऑल जब हम कहें तो टोटल ये 3 रीजन बन गए, गाजा, वेस्ट बैंक और इन टोटल इजराइल। इजराइल के लोग ऑलमोस्ट सारे वेस्ट बैंक और गाजा में फैलने लगे। दे स्टार्टेड लिविंग देयर। ओवरऑल ये हालत बन गई पैलेस्टीन लोगों की जो कि वेस्ट बैंक और गाजा से यहां वहां भागने लगे। फिर जब हम बात करते हैं, एक फिर से वॉर स्टार्ट हुआ जिसको 6 डे वॉर कहते हैं। 6 डे वॉर में क्या हुआ, इजिप्ट ने फिर से अरब कंट्रीज को यह कहा कि फिर से इजराइल के ऊपर अटैक करते। 6 डे वॉर में क्या हुआ, फिर से इजराइल ने अपनी ताकत दिखा दी और इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स छीन लिया और इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला भी छीन लिया। When they stole this Sinai Peninsula and Golan Heights, all the अरब कंट्रीज को एक बात पता चली, सब अरब कंट्रीज को एक बात पता चली कि भाई यहां पर जो इजराइल है उससे हमें पंगे नहीं लेने चाहिए, वो बहुत ताकतवर है, उसको यूएस का भी सपोर्ट है। दैट इज वाई देन एक कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया गया 1978 में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ही इनिशिएट किया था बिटवीन हुम, इजिप्ट एंड इजराइल। और यहां पर इजरायली जो लीडर थे उनको फिर से सिनाई पेनिनसुला रिटर्न दिया गया बाय इजराइल। लेकिन यह बहुत ही शर्मनाक था इजराइल फॉर इजिप्ट, क्योंकि उनकी नाक कट गई थी, एक रीजन वॉर में हार गए और उनको एज अ भीख इजराइल से मिल गया, इसीलिए उस लीडर का फिर असैसिनेशन हुआ। फिर हमने ये देखा कि बाकी के जो भी अरब कंट्रीज थे वो सारे डर गए और उन्होंने पैलेस्टीन को सपोर्ट करना थ्रू वॉर्स बंद कर दिया। बट लेबनान ने अपना सपोर्ट पैलेस्टीन को चालू किया। इट वॉज ऑलवेज कंटिन्यूड एंड टिल नाउ इट इज देयर। पर पैलेस्टीनियन लोगों को एक बात पता चली कि हमारी मदद कोई बाहर वाला नहीं कर सकता, हमारी मदद सारे अरब कंट्रीज नहीं कर सकते, हमें खुद हथियार उठाने पड़ेंगे। एंड देन केम द फॉर्मेशन ऑफ PLO, दैट इज पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। PLO ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि तब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, पर अब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज अ पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन ओनली। PLO तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि पैलेस्टीन लोग, हम ही इजरायली लोगों को बाहर निकालेंगे और ये पूरे रीजन के ऊपर हम डोमिनेट करेंगे। PLO ने फिर क्या किया, यहां पर अटैक्स या फिर अपनी मूवमेंट स्टार्ट की, ओके, अगेंस्ट द ज्यूज एंड इजरायली पीपल। इजरायली लोग रिलीजियस, पॉलिटिकल और चीप हाउसिंग की वजह से तो वेस्ट बैंक और गाजा में घुसते ही जा रहे थे। ये सिचुएशन जब चल रही थी तब एट द सेम टाइम इजराइल ने स्मार्टली गाजा और वेस्ट बैंक में पूरी दीवारें खड़ा की, बाउंड्रीज खड़ा की और उसको बहुत अच्छी तरीके से सिक्योरिटी से बांट भी दिया। इससे यह हुआ कि इजराइल बहुत ही स्मार्टली गाजा और वेस्ट बैंक में एक्चुअली इन्वेड कर रहा था, उनकी जमीन खींच रहा था। इसके बाद फिर क्या हुआ, जब PLO को यह पता चला, पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज PLO एज वेल एज पैलेस्टीन के लोगों को यह पता चला कि इजरायली जो है लोग, उनके साथ हम यहां पर वो हमको कभी अपना मानेंगे नहीं, और इजराइल लोगों को यह पता चला कि पैलेस्टीनियों के साथ रह के हमें कभी शांति मिलेगी नहीं, दैट पीस विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड एंड नीदर वी कैन स्टे विद ईच अदर। एंड दैट इज व्हाई फर्स्ट इंतिफादा, जो कि अपराइजिंग है, ओके, रिवोल्ट जिसको कहते हैं, वो पैलेस्टीनी लोगों ने इजराइल के ऊपर स्टार्ट किया। जब उन्होंने वो स्टार्ट किया तो कुछ नहीं, इट वाज नथिंग बट वायलेंस, ओके, अपराइजिंग, ठीक है, जो बंद कहते हैं वो सब स्टार्ट किया और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। फर्स्ट इंतिफादा होने के बाद PLO जो पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन था, उसको यह पता चला कि PLO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में ही यहां पर PLO में
दो ग्रुप्स डिवाइड हो गए। एक ग्रुप ये कह रहा था कि पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन इजराइल के साथ मिलके जो भी यहां पर टॉक्स वगैरह कर रहा है यूएस के साथ, इजराइल के साथ मिलके, इससे हमें हमारा पैलेस्टीन देश नहीं मिलने वाला है। रैदर हमें हथियार उठाने चाहिए और हमें बाय द पावर, बाय द माइट, हमें इजराइलियों को निकाल के ये जमीन छीननी चाहिए। दैट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज द फॉर्मेशन ऑफ और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हमास, जो ये हमास का फॉर्मेशन था। हमास पीएलओ से सेपरेट हो गया और हमास और जो वेस्ट बैंक और गाजा, ये जो दो रीजन थे, हमास सारे लोग गाजा में जाके गाजा में रहने लगे और जो पीएलओ थे वो पैलेस्टीन में रहने चल लगे। तो ओवरऑल अब सिचुएशन ऐसे हो गई कि इजराइल पूरा देश है, पैलेस्टीन उनको डिमांड चाहिए, दोनों को, पीएलओ को भी एज वेल एज किसको, हमास को। लेकिन हमास को इजराइल के सारे लोगों को मिटाना है, पीएलओ को टू स्टेट सॉल्यूशन चाहिए, जैसे कि पैलेस्टाइन भी और इजराइल नेशन भी दोनों एक साथ रहे, और इजराइल को यह चाहिए एटलीस्ट फ्रॉम द बैक साइड कि हमें पूरा का पूरा रीजन चाहिए। तो ये इन टोटल यहां पर टोटल सारे तीनों लोगों को एक साथ मुठभेड़ में लाता है। फिर 1993 में ऑस्लो एकॉर्ड्स हुए, जहां पर यह डिक्लेयर किया गया कि टू स्टेट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। टू स्टेट सॉल्यूशन इन द सेंस व्हाट, कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों नेशन एक ही जगह पर पीस में रह सकते हैं, शांति से चुपचाप रह सकते हैं। ये भी यूएस ने ही कराया था, लेकिन ये फेल हो गया फिर से। ऑस्लो एकॉर्ड्स में यह कहा गया था कि टोटल जो पैलेस्टीन और इजराइल का रीजन है, जहां पर तीन रीजन बनाए जाएंगे, ए बी सी। ए जहां पर पैलेस्टीन रूल करेगा, बी जहां पर पैलेस्टीन और इजराइल दोनों रूल करेंगे, और सी जहां पर इजराइल बस रूल करेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑस्लो एकॉर्ड्स फेल हो गए, क्योंकि ऑस्लो एकॉर्ड्स जो इजरायली पीएम ने साइन किए थे राकीन, उनके असैसिनेशन एक रेडिकल ज्यू ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया। तो इससे यह अब पता चल गया है कि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों में जो शांति या पीस है वो ऑलवेज वायलेंस से उन दोनों को सेपरेट करती है। अगर किसी ने भी हाथ बढ़ाया तो फिर से वायलेंस होता है और फिर से ये सेपरेट हो जाते। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज, ऑस्लो का फेल होने के बाद फिर से यूएस ने कैंप डेविड 2 अकॉर्ड यहां पर बनाए, ताकि फिर से इजराइल और पैलेस्टीन को एक साथ लाया जाए। फिर से वो फेल हो गए, क्योंकि सेकंड इंतफादा स्टार्ट हो गया। सेकंड इंतफादा फिर से अपराइजिंग स्टार्ट हुई, कहां पर, पैलेस्टीनी लोगों में से। ये जो पैलेस्टीन की अपराइजिंग थी, ये बहुत वायलेंट थी। ये इतनी ज्यादा वायलेंस थी कि ऑलमोस्ट 2000 से लेकर 2005 तक आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 400 से ज्यादा यहां पर लोग मारे गए ऑलमोस्ट एक साल में। फिर देखने जाए तो इजराइल को एक बात तो पता चली कि इतने रेडिकल पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज हमास के साथ हम एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने यहां पर वॉल बिल्डिंग स्टार्ट किया, बैरिकेड्स किए, और यहां पर प्रॉपर बैरिकेडिंग के साथ प्रॉपर प्रोटेक्शन भी स्टार्ट की, विच सेपरेट्स गाजा एंड वेस्ट बैंक प्रॉपरली फ्रॉम इजराइल। देन व्हाट वी सॉ वाज द लेटेस्ट ओवरऑल सिचुएशन दैट गाजा इज रूल्ड बाय हमास, वेस्ट बैंक इज रूल्ड बाय पीएलओ, एंड इन टोटल इन बिटवीन इज द इजराइल। फिर यहां पर हम देखते हैं इजराइल ने एक स्पेशल वॉल भी बिल्ड की एट गाजा, नॉट एट वेस्ट बैंक, क्योंकि गाजा में बहुत वायलेंट टेररिस्ट ग्रुप है। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि तब से लेकर आज तक इजराइल, गाजा और पैलेस्टीन, इन तीनों में मुठभेड़ चालू रहते हैं। कोई मिसाइल से फायरिंग करता है, कभी गुरिल्ला वारफेयर होती है, कभी बॉम्ब दागे जाते हैं, कभी एयरप्लेन से अटैक होते हैं, और इस तरह से लास्ट 20 साल में यहां पर ये अटैक इजराइल, पैलेस्टीन और हमास में होते जा रहा है। आप पिक्चर से देख सकते हो एक्चुअली हो क्या रहा है। 1946 से लेकर 2005 तक इस तरह से इजराइल ने एक्चुअली यहां पर अपनी जमीन फिर से लेने की कोशिश की है, फिर चाहे वो वॉर के थ्रू हो या फिर इवन थ्रू एक्सपांशन हो। ओवरऑल ये बंटवारा हो चुका है टोटल गाजा, वेस्ट बैंक और इजराइल का। और फिर जब हम बात करें सेपरेशन, तो आपको पता ही होगा हाउ इट इज सेपरेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, गाजा के जो लोग हैं हमास, दे फायर मिसाइल, जो कि हमने देखा 7 अक्टूबर को उन्होंने 5000 मिसाइल दागे। इसकी सिक्योरिटी के लिए इजराइल ने अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया, जो कि ऊपर ही ऊपर एयर में जितने भी मिसाइल से उनको रोक लेता है। 7 अक्टूबर को ऑलमोस्ट 50% मिसाइल उन्होंने रोके, लेकिन बचे हुए 50% उनके रीजन में, इजराइल में गिर गए। ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया की टेक क्या है, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली थी, वहां पर इंडिया ने टोटली पैलेस्टीन को सपोर्ट किया था। नॉट ओनली दैट, इंडियाज ऑलवेज वर्डिक्ट इन यूनाइटेड नेशन इज दैट वी सपोर्ट टू स्टेट सॉल्यूशन, कि इजराइल और पैलेस्टीन एक साथ रह सकते हैं। पीएम मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, जो कि 2017-16 में क्या उन्होंने किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने इजराइल को यहां पर विजिट की। सुषमा स्वराज ने भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया बहुत टाइम पर। गांधी जी जो थे, उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट भी कही है कि जो पैलेस्टीनियन इजराइल रीजन है वो पैलेस्टीनियन बस उन लोगों का है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इंडिया स्टेक अगर हम बोले व्हाई दिस इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली अगर हम कहें तो मिडिल ईस्ट में जब भी कुछ होता है तो तेल के प्राइसेस ऑलवेज ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। सो दैट इज वन। एंड सेकंड थिंग, इंडिया ने रिसेंटली मिडिल ईस्ट के साथ एक इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाया, जो कि इजराइल से जाता है। तो अब उसमें प्रॉब्लम होगा अगर वहां पर अगेन इफ peace is not there and non-violent situations are there. Apart from that, this was all about the issue of Israel, Palestine and Hamas, whatever conflict happened. Thank you very much.